ग्रेविटेशन। बेटे आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ बेटे, ग्रेविटेशन। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन जो कि जब कॉलेज टाइम में था, पढ़ रहा था, तो एक दफ़ा वो यूनिवर्सिटी से लौटा और बाहर ठंड का बढ़िया मौसम था, जैसे आजकल हो रही है ठंड बेटा, वैसा ही बढ़िया मौसम था। और सेब गार्डन में लगे हुए थे। तो आपको पता है बेटा, सेब जो है वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा उगाए जाते हैं, और वहाँ सेब लगे हुए थे। और क्या हुआ कि उसने अपनी खिड़की से देखा तो एक सेब नीचे गिरता हुआ उसे दिखाई दिया, एंड दैट पोस्टुलेटेड हिम टू ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का जो क्रिएशन हुआ था, जो ग्रेविटी कंसेप्ट का क्रिएशन हुआ था, वो सिर्फ उस सेब के गिरने की वजह से हुआ था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, ऐसी भी मिथ है कि न्यूटन बैठा गार्डन में किताब पढ़ रहा था और जो सेब आया वो उसके सिर पे आके गिरा, तो उससे उसने सोचा कि ग्रेविटी के बारे में सोचा। लेकिन बेटे ऐसी सर्दी में कोई आदमी गार्डन में बैठ के पढ़ना अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है। तो इसलिए क्या हुआ कि चांसेस ज़्यादा ये हैं कि जो पहली मैंने बात बताई वो ज़्यादा ट्रुथ हो। एनी हाउ, तो ग्रेविटी का उस समय निर्माण हुआ और न्यूटन ने एक बेटा लॉ दिया विच इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन ने एक लॉ दिया था बेटा, विच इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें न्यूटन ने कहा था कि पॉइंट मास का कंसेप्ट रखा था दुनिया के सामने। देखिए, पॉइंट मास का कंसेप्ट बेटा हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो हमने पहले भी ये बात कही थी कि पॉइंट मास वो मास है जो सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड है एक पॉइंट पे। पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। बेटा हमारे पास न्यूटन ने कहा कि अगर कोई भी दो दुनिया में मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं, जैसे m1 और बेटे m2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, they are separated by a distance r, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कोई भी दुनिया के मास आपस में उन दोनों के बीच में एक फोर्स है विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में देयर इज सर्टेन फोर्स एंड दैट फोर्स वी कॉल एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बेटा यानी ये m1 और m2 एक दूसरे को की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बोथ आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे बेटा ये वाली फोर्स जो है ये फोर्स है ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको लिख रहा हूं F12 वेक्टर और दूसरी को लिख रहा हूं F21 वेक्टर। बेटा F12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। ये हम अभी देखेंगे ये किस तरह से मैंने लिख दिया है, डायरेक्टली लिख दिया है। तो अभी आप इसको देखेंगे कि ये हम प्रूव करेंगे कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। देखो बेटा, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस अट्रैक्टिव फोर्स का। वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स फर्स्ट, ओनली द मैग्नीट्यूड, एंड देन इन द वेक्टर टर्म्स वी विल फाइंड द वेक्टर फोर्स, मतलब फोर्स को वेक्टर की तरह भी रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू मासेस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बेटे लेबोरेटरी में, और इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूव किया था यहाँ पे। तो उसने कहा कि अगर दो बॉडीज हैं और वो दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, and it is inversely proportional to square of the distance between them, between the two masses, inversely proportional to the square of the distance between them। तो यानी कि अगर मास ज्यादा दूर पड़े होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, जितने बड़े मास होंगे बेटा उतने ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो
force is directly proportional to product of masses, force is inversely proportional to square of distance between them. तो बेटा जब उसने combine करके लिखा तो he said force is directly proportional to product m1 m2 by r square, प्रोडक्ट m1 m2 by r स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन न्यूटन से पूछा गया, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, तो उसने बताया, कहता है बेटा यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जी को पूछा कि ये जी है क्या, तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली ये जी हमें कैलकुलेट करके भी बताया बेटा, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं, चाहे आप जहां मर्जी चले जाइए स्पेस में, जहां मर्जी पूरे यूनिवर्स में जहां मर्जी चले जाइए, इस जी की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। इस जी की यूनिट्स क्या हो जाएंगी बेटा, फोर्स है न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट की गई, जो न्यूटन ने वैल्यू फाइंड आउट की, दैट वाज g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट मैंने यहीं से निकाली बेटे, 6.67 इंटू 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, आफ्टर ऑल हम भी मासेस हैं, तो बेटे मेरे को दूसरा कोई मास अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, दूसरा कोई आदमी अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा। ठीक है बेटे, तो अगर यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, तो अब हम अर्थ में हैं, सपोज कीजिए मैं और मेरे साथ एक और कोई आदमी खड़ा है, ये लीजिए, ये मैं खड़ा हूं और यहां पे एक और आदमी खड़ा है। अब बेटे हमारे दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर इतना ही हो सकता है मैक्सिमम। तो चलिए हमारे बीच में जो डिस्टेंस है, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज 10 मीटर सपोज, और आदमी का भार 100 किलो से ऊपर तो नहीं होगा, तो बेटा चलो दोनों आदमी 100-100 किलो के हैं, तो मेरा भार भी 100 किलो है और जो दूसरी बॉडी है, दूसरा मास है, उसका भार भी 100 किलो है। अब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ निकालना चाह रहे हैं, तो F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू 100 इंटू 100, बेटे 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 2, 10 की पावर 4 हो गया, बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 10 की पावर 2। तो अब आप देखिए ये आ जाएगा 10 की पावर 2, यहां आ जाएगा 10 की पावर -9 का फैक्टर। फोर्स कितनी आई, 6.67 इंटू 10 पावर -9 न्यूटन। क्या ये बहुत लार्ज फोर्स है बेटे, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल फोर्स, ये तो बहुत ही छोटी सी फोर्स है, नेग्लिजिबल सी फोर्स है। तो आप देखिए ये फोर्स बड़ी ही स्मॉल फोर्स है, तो इसलिए क्या है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या है, दिस इज नॉट दैट मच क्रूशल इन अट्रैक्टिंग दी टू मासेस। तो मैं और दूसरा मास, मैं और दूसरा आदमी जो मेरे से 10 मीटर दूर खड़ा है, हमारे बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही वीक है, क्योंकि 10 पर -11 का फैक्टर है, तो 10 पर -9 का फैक्टर आया। इसलिए ये जस्टिफिकेशन देना कि अगर न्यूटन के हिसाब से हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो वो उसके पास खिंच के क्यों नहीं आ रही बेटा, क्योंकि जो फोर्स है वो है तो सही, एग्जिस्ट तो कर रही है, बट दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी फोर्स है। नाउ वी विल डिस्कस इन वेक्टर फॉर्म दिस पर्टिकुलर लॉ। इसी लॉ को वेक्टर नोटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए बेटा, force on 2 due to 1, force on 2 due to 1, this is the attractive force on 2 due to due to 1, it is represented by a vector, it is represented by a vector. So देखिए F21 vector is equal to G times m1 m2, G times m1 m2 अपॉन देखिए बेटा, ये जो वेक्टर होगा
फोर्स तो आई 2 पर 1 के कारण, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन फोर्स की है ऐसे, तो इसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मास m1, इसका पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर, m2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू m1 इज r12, दैट इज r12 वेक्टर। देखिए बेटा, ये इनिशियल पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, अगर आप r की टर्म्स में देखें तो। जो 2 का हम क्या देखना चाह रहे हैं, वी वांट टू सी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, सो दैट विल बी r12 वेक्टर, एंड r12 वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ f21 वेक्टर। सो बेटा देखो, gm1 m2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन कौन दे रहा है फोर्स की, r12 कैप। r12 कैप कौन सी डायरेक्शन में बेटा, ये, क्योंकि इनिशियल पॉइंट वेक्टर का ये, फाइनल पॉइंट ये है, और ये क्या है, f21 वेक्टर। सो आपने देखा डायरेक्शन ऐसे आ गई। अब डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये तो सारा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन सिर्फ बता रहा है r12 कैप विच इज ए यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए बेटा, वी कैन कैलकुलेट f12 वेक्टर आल्सो। f12 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, g m1 m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r21 वेक्टर का स्क्वायर इंटू r21 कैप, r21 कैप। बेटा जब हम f12 देख रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 देख रहे हैं आप, तो आपको पोजीशन वेक्टर किसका लिखना है, m1 का। तो m1 का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, r21, क्योंकि अब फाइनल पॉइंट क्या हो गया ये, और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया 1, तो इसलिए r21 कैप बोला हमने। अब आप देखिए r12 कैप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r21 कैप, क्यों, दोनों है तो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है बेटे, ऑपोजिट, इसलिए क्या है, एक वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर। सो फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन से दैट f21 वेक्टर is equal to negative of f12 vector, is equal to negative of f12 vector, f21 vector is equal to negative of f12 vector। ये क्लियर हुआ बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में था, दिस वाज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। बेटे ये एक जो कैलकुलेशन थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, दैट वाज डन बाय कैवेंडिश, उसको कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें कि उसने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमको दुनिया को कैलकुलेट करके बताई थी। नाउ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो जी की वैल्यू थी, कैवेंडिश ने जो जी की वैल्यू निकाल के दी, जिसको कहते हैं आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसने निकाली थी बेटा, ये कैवेंडिश ने, ये भी AIEEE में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो ये कैवेंडिश ने निकाली थी, और कैवेंडिश की वैल्यू जो जी की थी उसका इस्तेमाल किया न्यूटन ने फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। सो अब देखिए बेटा, ये तो हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया। नाउ अब बॉडी, अगर हमारे पास कोई बॉडी है एंड इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बॉडी है और वो कैसा है, इट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है बेटे। तो अब देखिए, नाउ दिस इज आवर अर्थ, ठीक है बेटे। अर्थ का रेडियस बहुत ह्यूज है, बहुत लार्ज है, कितना होता है रेडियस, अर्थ का रेडियस है बेटा 6400 किलोमीटर्स। अर्थ का रेडियस कैलकुलेट किया जा चुका है और वो कितना है 6400 किलोमीटर्स है। और बेटा अर्थ का मास भी बहुत ह्यूज है, अर्थ का मास भी बहुत ह्यूज है। अर्थ इज हैविंग ए मास ऑफ 6 × 10⁻24 किलो। इतने आलू लिए कभी किसी ने बेटे, इतने आलू लिए कभी किसी ने, इतना ज्यादा भार, बहुत भार है बेटा, 6 × 10⁻24 kg।
अब यहां पे कोई आदमी खड़ा है तो वो क्या है, अर्थ के रिस्पेक्ट में ही विल बिहेव लाइक ए पॉइंट, क्योंकि अर्थ के साइज के सामने उसका जो साइज है दैट इज लाइक ए पॉइंट। कोई 6 फुट का भी है, 7 फुट का भी है, कहाँ 6400 किलोमीटर और कहाँ 6-7 फुट का आदमी। सो बेटा ही इज लाइक ए पॉइंट। अब देखिए अर्थ के सरफेस पे कोई आदमी खड़ा है तो अर्थ का कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल सारे का सारा कहां पे कंसंट्रेट है, सेंटर पे। एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, and the bodies that are attracted, they are attracted because of the Newton's law of gravitation। क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और रेडियस बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा होने करके क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत लार्ज हो जाती है। अब हम देखना चाहेंगे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। सो बेटा देखिए, लेट अस से द body or the point object that you are having on the surface of the earth is having a mass small m, then the force of gravitation on this particular gravitational force of attraction towards the center of the earth, that is equal to gm into m over r square, that is equal to gmm by r square, that is equal to gmm by r square। तो ये हुई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ बेटा देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज एनी फोर्स वी से दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो एक्सेलरेशन है उसको बोला गया जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो बेटा अगर मैं यहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो mg इज इक्वल टू g टाइम्स mm बाई आर स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हुआ, g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर, g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। एम क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट। आर क्या है, रेडियस। अब बेटा देखिए, अर्थ पे कोई चीज है तो मास तो बहुत कम है। यहाँ पे कितने का, 6 × 10⁻24 का फैक्टर आ गया। यहाँ पे 6.67 × 10⁻11 का फैक्टर आ गया। नीचे जो है वो काफी बड़ा डिस्टेंस आ गया, बहुत लार्ज डिस्टेंस आ गया। तो क्या होगा, जो फोर्स एक्ट करेगी बॉडीज पे वो कंसिडरेबल होगी। तो जो अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वेरी मच कंसिडरेबल, बड़ी अच्छी खासी फोर्स है वो। तभी क्या है, वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो बेटे वी कैन नॉट स्टे टुवर्ड्स द अर्थ, वी कैन नॉट स्टे ग्लूड टू द अर्थ। अब ऐसा है कि जैसे जैसे अब बहुत सारे प्लैनेट्स हैं बेटे, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, यू नो देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सो 9 प्लैनेट है, आप सुनते हैं कुछ कंट्रोवर्सी होगी उस पर भी, चलिए एनी हाउ वी वोंट गो इनटू दैट कंट्रोवर्सी। अब हमारा पर्पस है कि डिफरेंट प्लैनेट्स का डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट प्लैनेट्स का डिफरेंट रेडियस होगा। तो इसलिए हर प्लैनेट पे जी की जो वेरिएशन है, जी विल चेंज। अब मून पे, अगर आप मून पे चले जाते हैं तो वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 जी ऑन अर्थ। तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द मून। मून का मास कम है, मून का रेडियस कम है, मून इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू अर्थ। So therefore, it's the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 that of the earth. It has been calculated. वो और किस फॉर्मूले से कैलकुलेट हुआ है बेटा, इस फॉर्मूले से। बिकॉज अगर आपको मास ऑफ मून पता हो, रेडियस ऑफ मून पता है तो यू कैन कैलकुलेट। अर्थ पे अगर आप मास ऑफ अर्थ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें और रेडियस ऑफ अर्थ सब्स्टिट्यूट कर दें और जी का वैल्यू डाल दें, सो यू विल गेट जी एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज जी ऑन अर्थ। इसका 1/6 हो जाएगा कहां पे, मून पर। मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6। अब ये बात हमने करी बेटा, वी हैव टॉक्ड अबाउट द फोर्स ऑन ए बॉडी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब भी हम ग्रेविटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वी आर रेफरिंग टू अर्थ। when we say acceleration due to gravity, when we say the gravitational force of attraction, we refer to earth
वी आर रेफरिंग टू अर्थ। नाउ देखिए बेटा, now we will discuss another thing, that is we will be discussing gravitational field. We will be discussing gravitational field. Now what is gravitational field? बेटे देखिए, एक सिंपल सी बात है कि मैं एक दिन बैठा हुआ रूम में फिजिक्स पढ़ रहा था, बाहर मेरे दरवाजे पर एक साधु, साधु आप समझते हैं, भिखारी, वो आया। मैं बेटे अपना बैठा हुआ था, पढ़ रहा था, मैंने उठा के भी नहीं सिर देखा, किताब पे मेरा ध्यान था, और मुझे ऐसे ही अचानक ही मुझे लगा कि दरवाजे पर कोई है। किस वजह से लगा? क्योंकि उसने कपड़ों पे सेंट लगा रखा था। अब कपड़ों की खुशबू मेरे नाक तक पहुंची और मैं पहचान गया, ऐसा सेंट तो कोई साधु ही लगा सकता है। अगर बेटे कोई लड़की आई होती तो उसने कोई बड़ा हाई ग्रेड सेंट लगाया होता, और मैं बिना आंख उठाए ही ये भी जज कर सकता था कि ये कोई लड़की आई है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट इवन सीइंग आई एम फीलिंग बिकॉज ऑफ सेंट। तो देखिए इसी तरह से बेटा, अब हमारे पास ये अर्थ है, हम कहीं बॉडी को बहुत दूर ले गए और बॉडी को छोड़ दिया। एरोप्लेन में थे और वहां से मैंने एक सॉफ्टी खाई, और बेटे सॉफ्टी मुझे स्वाद नहीं लगी, ऊपर अच्छा नहीं दिया एरोप्लेन में उन्होंने सॉफ्टी। मैंने खिड़की खोली, एरोप्लेन की खिड़की खुलती है, खुल जाती है बेटे कई बार, मैंने खोली खिड़की और उससे सॉफ्टी बाहर फेंक दी। वो सॉफ्टी एक आदमी नीचे गंजा बैठा हुआ था, उसके सिर पे जाके गिरी। अब बेटे बात तो सोचने वाली ये है कि वहां तो मैं तो बहुत दूर था अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से मैं काफी ज्यादा दूर था, फिर भी वो सॉफ्टी उसके सिर पे गिरी। क्यों? कोई असर था जो सॉफ्टी पे काम कर रहा था, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस था जो कि उस सॉफ्टी पर काम कर रहा था। उस इन्फ्लुएंस को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। दैट इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां तक कि एक मास का इन्फ्लुएंस असर करता है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कही जाती है कई किलोमीटर है, मतलब कई किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सकते हैं, और एक बार हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गए तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। उस जगह रीजन में पहुंच गए, देन वी आर इन स्पेस एंड वी विल बी फ्लोटिंग फॉर एवर, वी कैन नेवर कम बैक। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां तक कि अगर कोई मास रखा जाए वो क्या हो जाएगा? इट विल गेट अट्रैक्टेड। जहां तक कि मास अट्रैक्ट हो जाता है वो रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। और अर्थ की भी अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये नहीं है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनफाइनाइट, इट इज वेरी लार्ज। नाउ बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी we define what is gravitational field intensity. सपोज कोई बॉडी थी हमारे पास, कोई पॉइंट मास था, मास m, इससे r दूरी पर मैंने एक टेस्ट मास रख दिया m0। टेस्ट मास बोल रहे हैं या यूनिट मास बोल लीजिए कि यूनिट मास रख दिया, ठीक है। तो r दूरी पर रख दिया इस मास m से। मैं पता करना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट P पर जहां पे कि आपने टेस्ट मास रखा है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बिकॉज ऑफ मास m। मास m के कारण व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मैं ये पता करना चाह रहा हूं। सो आप देखिए बेटा, F फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मास m0 will be equal to G into m0 by r square. Now gravitational field intensity I
is equal to, is defined as the force per unit test mass, the force per unit test mass, that is equal to F by m naught, that is equal to G into m by r square. So gravitational field intensity I, this implies gravitational field intensity I is equal to Gm by r square. अब अगर आप अर्थ के कारण, सपोजिंग अगर आप अर्थ के कारण देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो बेटा ये m क्या हो जाएगा, कैपिटल M. सो I ड्यू टू अर्थ on the surface is equal to G into capital M by R square. आप ये देखिए I at earth surface, this is same thing as G, this is same nothing, it is the acceleration due to gravity G. So gravitational field intensity की जो SI units हैं, they are meter per second square, they are same as that of acceleration, they are same as that of acceleration. Now ये हुई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, और ये हुई, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की एक और डेफिनेशन भी हो गई, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास व्हेन केप्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए गिवन मास. जब हम एक यूनिट मास को किसी मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में रखते हैं तो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, that force is called gravitational force, that force is called gravitational force. So ये बेटे that force is called gravitational force, or the field, the force per unit test mass is called the gravitational field intensity at a particular point, that is called gravitational field intensity at a particular point. Now बेटे अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में एक तो होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैन बी अप्लाइड बोथ टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड सेकेंडली टू दे कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटीज. सो बेटा देखिए इसकी किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो मैं डिस्कस करूंगा. सो what is principle of superposition? First of all we will discuss principle of सुपरपोजिशन. देखिए बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बात करता है कि अगर हमारे पास कई सारे पॉइंट मासेस हों, सपोज m1, m2, m3 सो ऑन करते 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 mn, ये बहुत सारे हमारे पास पॉइंट मासेस हैं और यहाँ पे कोई मास है बेटा m. हम क्या चाह रहे हैं, वी वांट टू फाइंड the net force of attraction on mass m because of all the masses, because of all the point masses that are scattered on this diagram. So beta देखिए, let's say that the distance between m1 and m is r1. Let us say the distance between m2 and m is r2. Let us say the distance between m3 and m is r3. Let us say the distance between m1 and m is rn. Now बेटा इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कारण ऐसे होगी, m पे इसके कारण ऐसे, इसके कारण ऐसे, और बीच में और भी मासेस हैं, तो n मासेस सिस्टम है हमारे पास. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि द नेट फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन द मास m because of all the masses m1, m2, m3 so on up to mn is equal to vector sum of the individual forces. So the F vector is equal to force due to 1, force of attraction due to 1, F2 vector, F3 vector plus so on करते करते Fn vector, that is equal to net force of attraction on mass m, net force acting on mass m is equal to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector plus so on करते करते Fn vector. Now ये net force act कर रही है which is equal to vector sum of all the individual forces, which is equal to the vector sum of all the individual forces.
सो अब आप देखिए बेटा, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैन बी एक्सटेंडेड टू द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आल्सो। नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस ए यूनिट मास ओवर हियर, या टेस्ट मास। अगर आप इस पॉइंट P पर यू वांट टू नो द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस masses m1 m2 m3, then the gravitational field intensity at the point P is equal to vector sum of the gravitational field intensities due to m1 m2 m3 and mn. So divide this by m naught throughout. So this is I, gravitational field intensity due to 1 plus gravitational field intensity due to 2 plus gravitational field intensity due to 3 plus so on gravitational field intensity due to nth mass, that is n. Now बेटे इस पे, इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे हमको एक सिंपल प्रॉब्लम आई विल बी डिस्कसिंग नाउ। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे ही डिस्कस करूंगा। आई विल टेक अप ए सिंपल प्रॉब्लम ऑन दिस कंसेप्ट। देखिए बेटा, हमारे पास ये एक स्क्वायर है, दिस इज वी आर हैविंग ए स्क्वायर। यहां पे मास m पड़ा है, यहां पे मास m पड़ा है, यहां पे मास m पड़ा है, और यहां पे भी मास m पड़ा है। जो स्क्वायर है उसकी साइड a लेंथ की है। हमारे पास एक स्क्वायर है और उसकी साइड a लेंथ की है, उस पे चारों तरफ m मास पड़े हुए हैं। नाउ व्हाट डू वी वांट टू फाइंड आउट? वी वांट टू फाइंड आउट, इन पॉइंट्स को नेम कर देता हूं बेटा मैं, A B C D। हम सपोज करिए जो D पॉइंट पे मास m है, वी वांट टू फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m विच इज लोकेटेड एट पॉइंट D ऑफ द स्क्वायर। तो इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। मैं बेटा प्रॉब्लम यहां पे लिखे दे रहा हूं आपके लिए, टू फाइंड द नेट फोर्स of attraction on mass m lying at D। अब आप देखिए बेटा, तो मास m पे जो फोर्स होगी that will be equal to vector sum of the force acting due to A on D, due to B on D, due to C on D। अब इन फोर्सेस को मैं मार्क करूंगा। तो बेटा देखिए, ये वाला मास इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी फोर्स ऑन D ड्यू टू A वेक्टर। ये वाला B वाला मास D को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, सो दिस विल बी फोर्स ऑन D ड्यू टू B। ये C वाला मास इसको ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, D वाले मास को, तो ये हो जाएगी फोर्स ऑन D ड्यू टू C वेक्टर। नाउ बेटे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन D, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन D, FD वेक्टर, that is equal to vector sum of FDA vector plus FDB vector plus FDC vector। नाउ बेटे आप देखिए, ये दोनों वेक्टर्स, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड्स में। कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ FDA वेक्टर is equal to magnitude of FDC vector is equal to G m1 m2 mm gm square by a square, gm square by a square। This is, these two forces are equal। अब बेटा ये दोनों कैसे लाई कर रहे हैं? They are lying on the
एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? डायगोनल, यू नो इट बाइसेक्ट्स एंगल डी। डायगोनल जो है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है किसी स्क्वायर का। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डी ए और एफ डी सी का इट विल लाई ऑन डी बी। तो मैं क्या निकालना चाहता हूं? नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, जो मास हमने एम पर रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं। सो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डी बी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लीजिए एफ आर बोलते हैं, तो एफ आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटे? स्क्वायर रूट ऑफ एफ डी ए स्क्वायर प्लस एफ डी सी का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2। So this will be equal to gm square by a square into root of 2। ये फोर्स हो गई। और बेटा एफ डी बी फोर्स, अब एफ डी बी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं। एफ डी बी फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डी बी फोर्स विल बी इक्वल टू जी एम स्क्वायर। बेटा ये ए तो ये कितना हो जाएगा? ए रूट 2। राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये ए रूट 2 हो गया, तो जी एम स्क्वायर बाई ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? एफ फोर्स, नेट फोर्स ऑन डी, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? जी एम स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस जी एम स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? दिस विल बी इक्वल टू जी एम स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस 1/2। दिस इज फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन डी, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन डी। तो जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस 1/2 इस मास पे नेट फोर्स। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज किया बेटे। बेटे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अभी एक प्रॉब्लम किया। नो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एक प्रॉब्लम और करेंगे। which is based upon the calculation of gravitational field intensity at a particular point। अब देखिए बेटा हमारे पास स्क्वायर है ऑफ साइड ए और 4 मासेस पड़े हैं, सॉरी 3 मासेस पड़े हैं, ए बी सी और डी। डी पोजीशन जो है वो एम्प्टी है। सपोजिंग हम डी पर वी वांट टू कैलकुलेट that what is the gravitational field intensity at the point D। so आप देखिए बेटा इस पॉइंट पर इस मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगी। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मास A। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मास B will be IB like this, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मास at C will be IC like this। so IA IB और IC आप निकाल सकते हैं बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इन दोनों IA और IC का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये मैं वेक्टर क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनके ऊपर वेक्टर सिंबल लगा दूंगा। तो बेटा देखिए जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इस डी पॉइंट पे ड्यू टू ए मास दैट इज लाइक दिस, और सी मास के कारण डी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी IC इज लाइक दिस। तो आप IA और IC का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। magnitude of IA is equal to magnitude of intensity due to C is equal to GM by A square। और बेटा magnitude of gravitational field intensity due to mass placed at B, that will be equal to GM by
ये a है, ये a है, तो ये a√2 हो जाएगा, a√2 का स्क्वायर. So that will be equal to gm by 2a square. This is gravitational field intensity due to mass b. अब इन दोनों का रिजल्टेंट एज पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लाई करेगा इनके एंगल बाइसेक्टर पे, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे, और इन दोनों के एंगल को डायगोनल भी बाइसेक्ट करता है. सो बेटा इसका रिजल्टेंट आई ए और सी का रिजल्टेंट that will be equal to square root of I a square plus I c का square. So this will be equal to gm by a square into root of 2. That will be equal to gm by a square into root of 2. और बेटा ये रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अब हम नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो वो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई बी, आई आर प्लस आई बी. सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, बेटा देखिए वो हो जाएगा जी एम बाई ए स्क्वायर, जी एम बाई ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/2 इंटू √2 प्लस 1/2. ये क्या है, this we have utilized the principle of superposition. So two gravitational field intensity. Now बेटे एक और problem that is based upon principle of superposition we will be discussing now. Supposing हमारे पास एक equilateral triangle है. Now this is a problem of equilateral triangle. Equilateral triangle है जिसका साइड a लेंथ का है, इस पे मासेस पड़े हैं m, ये मासेस पड़े हैं b और c पर. तो आपको पता है बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है. अब हम लोग इस a पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं. वी वांट टू फाइंड the gravitational field intensity at the point A of the equilateral triangle of side length A due to masses B and C. मास जो B और C पे मास पड़े हैं उनके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं. सो देखिए बेटा इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी IB विल बी लाइक दिस, और इस C वाले के कारण A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी IC विल बी लाइक दिस. और एंगल कितना बन रहा है बेटा बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. नाउ द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी फाउंड बाय द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी. अगर ये दोनों सेम होंगे तो बिल्कुल उसके इन दोनों के एंगल जो बन रहा है बीच में उसके बाइसेक्टर पे आएगी. सो ये हो जाएगा आई रिजल्टेंट. सो बेटा आई बी field is equal to magnitude of IC. इस केस में भी सेम है because masses are same and distance is same. So that will be equal to what? GM by A square. Now resulting gravitational field will be equal to square root of IB का square plus IC का square plus 2 times IB IC into cos of 60 degree. So this will be equal to square root of gm by a square whole square plus gm by a square whole square plus 2 times gm by a square का whole square into cos 60. ये हो गया बेटे हाफ. cos 60 की वैल्यू रख दी तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, gm by a square का whole square into 3 whole under the root. So this will be equal to gm by a square into under root 3. This is the resulting gravitational field intensity at the point A because of the masses placed at B and C. ये again it was another application of principle of superposition. अब एक बेटा स्पेशल प्रॉब्लम लूंगा मैं based upon Newton's law.
आई एम टेकिंग अप अ स्पेशल प्रॉब्लम दैट इज ओनली मेंट फॉर कंपटीशन। बेटा कंपटीशन के हिसाब से उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे ही एक प्रॉब्लम लूंगा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे एक स्पेशल प्रॉब्लम। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ऐसे है कि वी आर गिवन ए मास m, कोई मास हमें दे रखा है, इस मास के हमने दो टुकड़े करने हैं, इस मास के हमने दो टुकड़े करने हैं। अब ये नहीं पता दोनों टुकड़े बराबर हैं या कोई एक टुकड़ा बड़ा है एक टुकड़ा छोटा है, दो टुकड़े कर देने हैं, इसको दो में स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद इन दोनों मासेस को कितनी दूरी पर रखा जाए, स्प्लिट करने के बाद इन दोनों मासेस को कितनी दूरी पर रखा जाए, इन दोनों मासेस को स्प्लिट करने के बाद हमने एक फिक्स्ड दूरी पर रख दिया, हमने एक फिक्स्ड दूरी पर रख दिया, दैट इज लेट्स से x। मतलब इस मास के दो टुकड़ों को हमने एक फिक्स्ड दूरी पर रख दिया और वो फिक्स्ड दूरी थी x। तो कहता है क्वेश्चन आस्क्स अस कि इस मास के वो दो टुकड़े क्या हो, इस मास के वो दो टुकड़े क्या हो सच दैट the force is maximum when they are placed at distance x from each other। तो देखिए बेटा हमने निकालना है कि इस मास को कैसे दो टुकड़ों में बांटा जाए कि जब उन दोनों टुकड़ों को x दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अब इसको करने के लिए आप देखिए बेटा, मैं मानता हूं कि चलो एक टुकड़ा इसका स्मॉल m हो गया, तो दूसरे वाला कितना हो जाएगा m माइनस m। ठीक है, हमने मान लो इससे छोटा m टुकड़ा काट लिया तो बचा हुआ टुकड़ा m माइनस m हो जाएगा। तो ये स्मॉल m क्या हो इन टर्म्स ऑफ बड़ा m कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो बेटा चलिए हमने ये सपोज किया कि भी हमने इसको m टुकड़े में एक टुकड़ा m का निकाल लिया, तो बचा हुआ टुकड़ा m माइनस m दोनों को x दूरी पर रख दिया। अब इसी x दूरी पर जब आपने रखा तो फोर्स कितनी हो जाएगी, F will be equal to G into m minus m into small m bata x square। So this will be G by x square into m minus m square। This is force। Now dF by dm, ऐसा है कि हमने मास को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि मास इज वेरिएबल, तो मास के बेसिस पे फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, मास के बेसिस पे फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। तो वी विल कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू मास, और इसको क्या कर देंगे जीरो के इक्वेट, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे फोर्स की स्लोप विद रिस्पेक्ट टू मास, ठीक है जी, F/m ग्राफ की स्लोप विल बी इक्वल टू जीरो एट ए पॉइंट विच इज मैक्सिमम। सो अब आप देखिए बेटा dF बाई dm कैलकुलेट करेंगे तो g बाई एक्स स्क्वायर तो आ गया कांस्टेंट, ये कितना आ गया m, इसका डेरिवेटिव d बाई dm ऑफ m माइनस d बाई dm ऑफ m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो बेटा ये कितना हो जाएगा g बाई एक्स स्क्वायर m माइनस 2m इज इक्वल टू जीरो। सो ये चीजें इधर ले गए बेटा, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको इधर ले गए तो जीरो हो जाएगा ये। दैट इंप्लाइज दैट m माइनस 2m इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स टू से m इज इक्वल टू m बाई 2। यानी सीधी बात है कि अगर आप इस मास के दो इक्वल हाफ्स कर दोगे, दोनों को, अगर ये 10 किलो का था तो 5 किलो का एक टुकड़ा, 5 किलो का एक टुकड़ा, और उसको किसी भी फिक्स्ड डिस्टेंस पे रखोगे, देन ओनली द फोर्स विल कम आउट टू बी मैक्सिमम। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटे, काफी जगह यूज होगा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में। नाउ अभी तक हमने ग्रेविटेशनल फील्ड जो डिस्कस की, दैट वाज बिकॉज ऑफ द मासेस, पॉइंट मासेस, यानी कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थी मासेस की। नाउ वी विल डिस्कस something about the continuous distribution of masses। We will discuss about the continuous distribution of mass
यानी हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब देखिए, सपोजिंग मेरे पास, वी विल फाइंड द gravitational field, you will find the gravitational field at an axial point, you will find the gravitational field at a axial point of a circular ring, सो नाउ बेटे देखिए, इसमें सर्कुलर रिंग में आप जानते हैं कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। वी आर अज्यूमिंग कि जो थिकनेस है रिंग की दैट इज निग्लिजिबल, तो इसमें मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो गई, देयर इज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड। और उसके किसी एक्सियल पॉइंट पे वी विश टू फाइंड आउट व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा देखिए, मैं ये आपके सामने एक रिंग ले रहा हूं। ये रिंग कैसे रखा है मैंने, ये बेटा ऐसे है, इसका प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो इसका मैंने रखा कैसे इसको, सच दैट द प्लेन ऑफ द रिंग, जो रिंग का प्लेन है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे। ये रिंग ऐसे नहीं है, इट इज लाइक दिस, ठीक है बेटे। और ये इसका सेंटर हुआ, सेंटर से जो लाइन निकल रही है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द रिंग। इस एक्सिस पे बेटा पॉइंट P यहां ले लिया मैंने, आई हैव टेकन ए पॉइंट P। अब रिंग का टोटल मास मुझको दिया हुआ है, दैट इज m, और रिंग का रेडियस मुझे दे रखा है, दैट इज a, रिंग का रेडियस दे रखा है। इस सर्कुलर रिंग के एक्सियल पॉइंट P पर मैं निकालना चाह रहा हूं व्हाट इज द gravitational field intensity. I want to find out what is the gravitational field intensity due to this ring at a point P. अब आप देखिए बेटा, इसमें what you do is, now हमने जो लॉ डिफाइन किया है, न्यूटन लॉ, जिससे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन, जो हमने लॉ डिफाइन किया है दैट इज बेस्ड अपॉन फॉर पॉइंट मासेस फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, उसके लिए हमने डिफाइन किया है। अब यहां पे हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो वी विल ट्रीट दिस एज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल कट वेरी स्मॉल पोर्शंस इन दिस पर्टिकुलर रिंग। इस रिंग की लेंथ में वी विल कट वेरी वेरी स्मॉल पोर्शंस। तो हम लोग सपोज कीजिए वी कट ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ dx, सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट मास। इसके कारण P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब ये पूरा रिंग है बेटे ऐसे, तो इस पे dx काटा और P पॉइंट पे देखा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड द स्मॉल सेक्शन दैट यू हैव कट। तो अब बेटा ये एंगल, सपोज कीजिए एंगल थीटा, तो जहां भी आप रिंग में बाउंड्री पे, जहां भी आप रिंग में छोटा छोटा पोर्शन काटेंगे, वो एक्सिस के साथ P पॉइंट पे हमेशा एंगल थीटा ही बनाएगा। अब आप देखिए बेटा, इस dx पोर्शन का मास हम लोग निकाल सकते हैं। तो dx पोर्शन के मास को मैं dm कह देता हूं, और dm विल बी इक्वल टू द मास पर यूनिट लेंथ 2 पाई a इंटू dx, m by 2 पाई a इंटू dx, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ कितनी है dx पोर्शन की, इस पोर्शन की dx है, और मास पर यूनिट लेंथ कितना है m by 2 पाई a इंटू dx। ये क्या हो गया, इस छोटे से पोर्शन का मास। इस छोटे से पोर्शन के मास के कारण यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी दैट आई कॉल एज डी। और इस डी के, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यू कैन मेक 2 कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, दैट विल बी डी into cos theta. Now let us say the point P is at a distance r from the center of the ring O. जो point P जिस पे आप gravitational field intensity निकालना चाह रहे हैं, वो r distance पे है from the center of the ring. तो अब आप देखिए बेटा, di cos theta इसका horizontal component हो गया, और di sin theta ये हो गया vertical component।
अगर मैं इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और सेक्शन काटूं dx लेंथ का, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखिए ये एंगल तो हमेशा ही सेम रहेगा, ये जो थीटा एंगल है, जहां मर्जी आप पोर्शन काट लीजिए, जो एक्सियल लाइन है और जो आपने सेक्शन काटा है उससे लाइन जुड़ती हुई पी पॉइंट पे एंगल हमेशा सेम थीटा ही सबटेंड करेगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, इस डी का एक कंपोनेंट इधर आ गया डी कॉस थीटा, और डी साइन थीटा कैसे आएगा नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डी साइन थीटा और डी साइन थीटा आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसल आउट कर जाएंगे। तो नेट कंपोनेंट क्या रह जाएगा, डी कॉस थीटा। सो द नेट gravitational field intensity will be equal to the summation of di into cos of theta, di into cos of theta। इसका समेशन हम लोगों को क्या दे देगा, इट विल गिव अस द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। समेशन मतलब वी विल इंटीग्रेट। तो अब बेटा डी का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। डी क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जी इंटू डी एम बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, जी इंटू डी एम बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या है, ये आर है बेटा, और ये रेडियस कितना ए, तो ये कितना हो गया, रूट ऑफ आर स्केयर प्लस ए स्केयर, तो ये हो जाएगा आर स्केयर प्लस ए स्केयर अंडर रूट का स्केयर, तो हो जाएगा आर स्केयर प्लस ए स्केयर, जी इंटू डी एम। तो ये डी आई हो गया, डी आई के किसके बराबर हो गया, जी। अब इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो बेटे, जी इंटू एम अपॉन 2 पाई ए आर स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू डी एक्स सो हमने क्या करा, डीएम की जगह पे उसका मास, ये जो छोटा पोर्शन था उसका मास कैलकुलेट कर दिया। नाउ नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी इज obtained by integrating di cos theta। so बेटा di cos theta gm अपॉन 2 पाई a r स्केयर प्लस a स्केयर इंटू dx इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो अब आप देखिए बेटा, ऐसा cos थीटा भी कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया कि एंगल सेम रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, तो cos थीटा भी फिक्स्ड रहेगा, और ये सारी वैल्यूज भी फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट है, आर स्केयर प्लस ए स्केयर, ये डिस्टेंस भी फिक्स्ड रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जी एम बाय 2 पाई ए आर स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटीग्रल dx। अब बेटा देखिए, अगर आप इन सारे dx को जोड़ोगे, रिंग पे सारे dx को जोड़ोगे, तो उसका सम अप करोगे, दैट इज इंटीग्रल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरकमफ्रेंस आ जाएगी 2 पाई ए के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू जी एम बटा 2 पाई ए आर स्केयर प्लस ए स्केयर कॉस थीटा इंटू 2 पाई ए। तो अभी देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई ए कैंसल, तो आपके पास कितना आ गया, जी एम अपॉन ये 2 पाई ए कैंसिल कर दिया मैंने। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटे, आर स्केयर प्लस ए स्केयर। तो हम कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर बटा क्या चीज, रूट ऑफ आर स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू आर स्केयर प्लस ए स्केयर। सो ये कितना हो गया बेटे, जी एम इंटू आर बटा आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर क्या 3/2। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गई एट द पॉइंट पी बिकॉज ऑफ द कंप्लीट सर्कुलर रिंग। ठीक है, अब बेटा अगर मेरे से ये पूछा जाए कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब इसका स्पेशल केस ले सकते हो आप, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। सो आई एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग
आई एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। तो बेटा देखिए उस केस में आर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये पॉइंट खिसक के पी कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, तो ये डिस्टेंस आर कितना हो गया 0। सो आर यहाँ न्यूमरेटर में है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर विल बी 0। सो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी बेटे। तो ये हमने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर रिंग। नाउ another example that I will be taking is the gravitational field intensity due to, now we will find out next the gravitational field intensity due to a rod of length L। तो हमारे पास अब क्या है, वी आर हैविंग ए रॉड बेटे, और रॉड कैसी है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें मास की, और इस रॉड का लेंथ है L। और बेटा इस रॉड के कारण इससे कोई पॉइंट P हमने दूर लिया, इस रॉड का मास है m, इससे हमने पॉइंट P लिया, और सच दैट द पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। तो इस रॉड के कारण आई विश टू कैलकुलेट व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। सो देखिए बेटा हमने डिस्टेंस कहाँ से लिया है, r डिस्टेंस लिया है, वी हैव टेकन द r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो आपने कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रॉड एट द पॉइंट P। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए या बेटा ऐसा करिए, वी वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस होल लेंथ L ऑफ द रॉड। तो अब इसको कैसे आप करेंगे, इसके लिए भी इस रॉड को हम पॉइंट मासेस में पहले सेपरेट करेंगे, और फिर उन एक टुकड़े के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी उसको क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसमें रॉड में एक छोटा सा पोर्शन मैंने काट लिया, कितनी लेंथ का, dx लेंथ का, जो कि इस पॉइंट P से कितनी दूरी पर है बेटा, x दूरी पर। सो द स्मॉल gravitational field intensity due to this particular small portion at the point P is given by di is equal to g into dm by x square, g into dm by x square। now बेटा dm किसके बराबर हो जाएगा, g by x square, dm mass will be equal to m upon L मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, क्योंकि आपको पता है m मास L लेंथ में फैला हुआ है, तो m by L क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, और dx पोर्शन का मास निकालना है, तो m by L इंटू dx कर दिया हमने। अब आप देखिए बेटा दिस विल बी gm by L इंटू dx by x square। दिस इज ड्यू टू दिस स्मॉल मास, ठीक है। अब हम इस पूरी रॉड के कारण निकालना चाह रहे हैं, व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट बिकॉज ऑफ द रॉड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। तो ऐसे सारे सेक्शन मैं कहां से कहां तक काट सकता हूं, आई कैन कट सच स्मॉल सेक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आई कैन टेक सच masses from this point to this point। so the net field intensity will be obtained by integrating this particular function gm by L into dx by x square। अब देखिए बेटा अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लिमिट्स क्या लें, लिमिट्स क्या सिलेक्ट करें हम लोग, ठीक है बेटे। तो वी विल जस्ट बी सिलेक्टिंग द लिमिट्स। तो सिलेक्शन ऑफ लिमिट्स कैसे करोगे आप, आपको ये डिस्टेंस r दे रखा है सेंटर से,
तो इसका मतलब ये एंड कितना दूरी पर हो गया, ये मिडल से है ना बेटा, तो ये लेंथ कितनी होगी l/2, तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी r माइनस l/2, और दूसरी वाली ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक दूसरे एंड की लेंथ r प्लस l/2। सो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, अब आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यू कैन कैलकुलेट, और लिमिट्स क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रेशन की, r माइनस l/2 टू r प्लस l/2। अब आप देखिए ये बेटा मैं फिगर यहाँ पे ये थोड़ा सा रब करूंगा और यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा इस एरिया को फॉर राइटिंग। तो देखिए आई क्या हो जाएगा बेटे, जी एम बाई एल इंटू इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है बेटा -1/x फ्रॉम r माइनस l/2 टू r प्लस l/2, r माइनस l/2 टू प्लस r प्लस l/2। आप देखिए बेटा ये हो जाएगा जी एम बाई एल इंटू -1/r प्लस l/2 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1/r माइनस l/2। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, ये अब मैं इसको इधर रब कर दूंगा और यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, जी एम बाई एल इंटू आर स्केयर माइनस एल स्केयर बाई 4, ये एलसीएम ले लिया मैंने। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा r प्लस l/2 माइनस r माइनस l/2, r प्लस l/2 माइनस r माइनस l/2। सो दिस विल बी इक्वल टू जी एम इन बाई एल इंटू, देखिए बेटा ये हो गया r माइनस r 0 हो जाएगा और l/2 प्लस l/2 l हो गया, अपॉन r स्केयर माइनस l स्केयर बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, जी एम ओवर r स्केयर माइनस l स्केयर बाई 4। So this is the gravitational field intensity due to a uniform rod of mass m, length l at a point P which is distant r from the center of the rod। तो ये gravitational field intensity हमने निकाली। Now अब हम लोग डिस्कस करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल that is based upon gravitational field intensity of solid figures, gravitational field intensity of solid figures, gravitational field intensity of solid figures। now देखिए बेटा gravitational field intensity of solid figures में the first most importance that is given to a hollow sphere, we have a hollow sphere, we take up a hollow sphere। अब बेटे hollow sphere वो है कि जो अंदर से खोखला है, सारा का सारा मास कहाँ पे है, सरफेस पे। तो अगर हमारे पास एक hollow sphere हो एंड आई वांट टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल, और इसका रेडियस बेटे r है और इसका मास m है, और मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ एट डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स मीन कोई पॉइंट एक्सटर्नल ले लिया, कोई पॉइंट कभी सरफेस पे ले लिया, और एक पॉइंट ले लिया इनसाइड। ये 3 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3। 1 इज ए पॉइंट एक्सटर्नल टू दी hollow sphere, 2 is a point on the surface of hollow sphere, 3 is a point inside the hollow sphere। तो पहली सिचुएशन में let us say the small distance is r। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, r is greater than r। what does this mean, r is greater than r? it means that the point 1, that the point at which we want to find out the gravitational field intensity is lying external to the hollow sphere। तो बेटा देखिए I will be equal to, अब इसमें क्या होता है कि सारे का सारा मास, अगर मैं बाहर एक इमेजिनरी स्फीयर बनाऊं तो सारे का सारा मास कहाँ है, इनसाइड ही है, टोटल मास इज इनसाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, सारे का सारा मास क्या करेगा, इस वन पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा, और सारे का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे, सेंटर पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, I एट ए आउटसाइड पॉइंट विल बी इक्वल टू G इंटू एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब अगर आप इस पॉइंट को यहां पे ले आए, अब आप कहां निकालना चाहते हैं, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे। तो बेटा सरफेस ऑफ द स्फीयर पे
I at surface, that means R is equal to कैपिटल R। जब स्मॉल r किसके बराबर हो जाए, कैपिटल R पे, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे आ गया, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस विल बी इक्वल टू GM बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये कौन सा है, स्फेरिकल शेल है बेटे। जब हम बोलते हैं या होलोस्फीयर बोलें, दे बोथ मीन द सेम थिंग। स्फेरिकल शेल या होलोस्फीयर, दे बोथ मीन दी वन एंड द सेम थिंग। ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट केस बचा है। तो पॉइंट 3 कहाँ पे है, इनसाइड। तो अगर आप इनसाइड में एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएं तो उसके अंदर मास क्या है बेटे, 0। कोई मास है ही नहीं अंदर, तो हॉलो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड व्हेन r इज लेस देन स्मॉल r, द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर विल बी इक्वल टू 0। सो एक स्फेरिकल शेल है बेटे, अगर स्फेरिकल शेल एक्सटर्नल पॉइंट ले रहे हो आप, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज GM by R square। दैट मीन्स एट ए आउटसाइड पॉइंट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R square। ऑन द surface it is proportional to capital R square, and inside it is equal to 0। सो अब देखिए बेटा, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, बाहर जाते जाएंगे और दूर चले जाएंगे, यानी कि R इज ग्रेटर देन R बट यू आर गोइंग अवे, तो क्या होगा, द फील्ड इंटेंसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, द फील्ड इंटेंसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर हम बेटा इसका एक ग्राफ बनाएं टू डिपिक्ट, सपोजिंग इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ, तो अगर आपके पास एक ग्राफ हो, सपोजिंग यू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन R एंड I, सो जब तो R कैपिटल R के इक्वल हुआ तब तक तो फील्ड क्या थी, ग्रेविटेशनल फील्ड वाज 0। अब उसके बाद क्या हुआ बेटे, जब R की इक्वल टू R हुआ तो फील्ड यहां पे थी, मान लो दिस वाज मैक्सिमम फील्ड, दिस वाज एट दी सरफेस। जब आप बाहर जाने लगे तो फील्ड कैसे होने लगी बेटा, ऐसे। तो ये ग्राफ क्या डिपिक्ट करता है, दिस इज ए ग्राफ फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड डिस्टेंस R फॉर ए हॉलो स्फीयर। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा इसकी। तो ये देखिए आप, ये कैसा ग्राफ आ रहा है, ये कर्व आ रहा है, बिकॉज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर। R बढ़ाते जाओगे I घटता चला जाएगा और ग्राफ इस तरह का कर्व होगा। और जब R इक्वल टू कैपिटल R होगा तो उस समय ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। सो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ होती है, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे, और उससे दूर जाओगे तो फील्ड घटती जाएगी। ठीक है, और जब आप अंदर जाओगे शेल के तो वहां पे फील्ड क्या होगी, 0।